Hi guys, welcome to lecture number 32 on our series for introductory microeconomics course. What are we doing today? So we are continuing with our discussion on public goods. So पिछले lecture में हमने जो है different kind of goods उनको based on two main characteristics which is rivalry and excludability उनको आप किस तरीके से अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो वो हमने देखा। तो उसमें हमारे पास चार कैटेगरीज निकल के आई विच इज पब्लिक गुड्स, प्राइवेट गुड्स, कॉमन रिसोर्सेज एंड नेचुरल मोनोपोली। ठीक है, तो अब जो है हम थोड़ा सा इन डिटेल बात करेंगे दो चीजों के बारे में। फर्स्ट इज पब्लिक गुड एंड सेकंड इज कॉमन रिसोर्स। ठीक है, तो आज का एजेंडा क्या क्या होने वाला है। सबसे पहले तो हम लोग पब्लिक गुड्स के बारे में देर इज वन फिनोमेना विच इज प्रीटी कॉमन जिसको बोलते हैं फ्री राइडर प्रॉब्लम, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, सेकेंड थिंग दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज रिलेटेड टू कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस इन केस ऑफ पब्लिक गुड्स। ठीक है, कि हमें एक्चुअली कितना अमाउंट ऑफ पब्लिक गुड जो है सप्लाई करना चाहिए या कितना अमाउंट ऑफ पब्लिक गुड प्रोवाइड करना चाहिए वो कैसे पता चलेगा। ठीक है, वो सब के बारे में डिस्कस करेंगे। एंड देन वी विल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट कॉमन रिसोर्सेज। वहां पे एक फिनोमेना जो है बहुत कॉमनली देखा जाता है जिसको हम लोग ट्रेजेडी ऑफ द कॉमन्स बोलते हैं। तो ये फिनोमेना क्या होता है, एंड एट द एंड वी वुड लाइक टू डिस्कस कि ये जो पब्लिक गुड्स और कॉमन रिसोर्स के साथ जो भी प्रॉब्लम हम डिस्कस करेंगे वो किस तरीके से रिजॉल्व हो सकती हैं या ये प्रॉब्लम्स टू बिगिन विथ क्यों एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, तो उसका जो आंसर है वो निकल के आता है बिकॉज कोई प्रॉपर्टी राइट डिफाइंड नहीं है, कोई क्लियर कट इंसान असाइंड नहीं है कि ये गुड इस इंसान का है तो वो उस चीज को प्रोटेक्ट करके रखे। सो वहां पे हम लोग प्रॉपर्टी राइट्स की जो इम्पोर्टेंस है उसका थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। ठीक है, चलो तो with that being said, let's start with our first topic, which is what is basically this free rider problem in case of public goods। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हमने शुरुआत में देखा था पब्लिक गुड्स जो है वो क्या होते हैं। दीज आर गुड्स विच आर नॉन एक्सक्लूडेबल। ठीक है, नॉन एक्सक्लूडेबल मतलब आप लोगों को इस गुड को यूज करने से रोक नहीं सकते। यू कैन नॉट एक्सक्लूड पीपल फ्रॉम यूजिंग दिस पर्टिकुलर गुड एंड दीज आर नॉन राइवलरस। नॉन राइवलरी एग्जिस्ट मतलब ऐसा नहीं है कि अगर कोई इंसान इस गुड को यूज कर रहा है तो दूसरे इंसान के यूसेज के लिए इसकी वैल्यू डिमिनिश हो जाती है या इसकी क्वालिटी डिमिनिश हो जाती है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई पब्लिक में कोई फायर वर्क हो रहा है। ठीक है, फायर वर्क का मतलब आप ऐसे समझ सकते हो कि आसमान में बहुत बढ़िया सा जो है मान लो दिवाली के टाइम पे कोई बढ़िया सा शो हो रहा है। ठीक है, तो ये शो जहाँ पे भी हो रहा है वहां के जो भी लोग हैं, ठीक है, यू कैन नॉट स्टॉप पीपल फ्रॉम लुकिंग एट द स्काई, राइट। एवरीबडी कैन एंजॉय द ब्यूटी ऑफ वॉट एवर दिस फायर वर्क इज, राइट। तो क्या होगा इस सिचुएशन में, तो अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन नॉट स्टॉप पीपल फ्रॉम लुकिंग एट द फायर वर्क। सेकेंड थिंग, चाहे इस चीज को 1,000 पीपल देखे या 1 पीपल देखे या 1 लाख पीपल देखे, इट डजेंट रियली डिमिनिश इन इट्स वैल्यू। ठीक है, तो इसीलिए ये जो है फायर वर्क जो है दिस कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ अ पब्लिक गुड। ठीक है, अच्छा, तो पब्लिक गुड के केस में एक फिनोमेना जो है वो बहुत कॉमन है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, फ्री राइडर प्रॉब्लम। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, फ्री राइडर प्रॉब्लम। फ्री राइडर प्रॉब्लम। अब फ्री राइडर प्रॉब्लम क्या होती है, सी, अब मान लो हर इंसान को फायरवर्क देखना पसंद है। ठीक है, इट लुक्स ब्यूटिफुल इन द स्काई सो पीपल वुड लाइक टू वॉच इट, राइट। बट मान लो अगर ये बोला जाए कि आपको फायरवर्क देखने के लिए पैसे देने पड़ेंगे, राइट। तो मान लो 1,000 रुपए लगते हैं, उसकी कॉस्ट है फायरवर्क को ऑर्गेनाइज करने की। तो लोगों से पूछा जाए कि ठीक है भाई हम लोग जो है फायरवर्क ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो 1,000 रुपए दे दो। तो मतलब नॉट पर पर्सन, पूरा फायरवर्क ऑर्गेनाइज करने के लिए 1,000 रुपए चाहिए। ठीक है, तो सबको पता है कि ठीक है मान लो 4 लोग हैं। ठीक है, तो किसी एक इंसान ने पैसे दे दिए तो दूसरा सोचेगा कि आई डोंट वांट टू पे फॉर इट बट आई वुड लाइक टू वॉच इट। क्या पता कोई दूसरा इंसान पे कर दे। ठीक है, इसी सेंस में दूसरा इंसान भी ये सोचेगा कि मैं क्यों पे करूं। ठीक है, बिकॉज
कोई दूसरा पे कर दे मेरी तरफ से, राइट, नॉट मेरी तरफ से, कोई दूसरा कंट्रीब्यूट कर दे, लेकिन अगर ये फायरवर्क के पैसे कलेक्ट हो गए तो मैं भी इस शो को एंजॉय कर लूंगा। ऐसे ही तीसरा इंसान भी सोचेगा, ऐसे ही चौथा इंसान भी सोचेगा। तो हो सकता है कि ये शो ऑर्गेनाइज ही ना हो, क्योंकि कोई विलिंगली अपने आप से पैसा नहीं खर्च करना चाहेगा। क्यों? क्योंकि पब्लिक गुड का जो अमाउंट है वो सबके लिए सेम रहेगा। एक बार अगर फायरवर्क ऑर्गेनाइज हो गया, ठीक है, तो देखने को तो सबको मिलेगा, लेकिन कोई अपनी जेब से पैसे थोड़ी ना खर्च करना चाहता है, राइट। तो इस सिचुएशन को बोलते हैं कि पीपल हैव अ टेंडेंसी ऑफ फ्री राइडिंग, कि दे डोंट वांट टू पे फॉर इट बट दे वांट टू यूज इट। ठीक है, इसका एक बहुत बढ़िया एग्जांपल आप बहुत रिलेट कर पाओगे, वो ये है, ये हो सकता है कि जैसे मान लो आपकी टीचर है, उन्होंने कोई ग्रुप असाइनमेंट दे दिया, ठीक है, अब ग्रुप में 4 लोग हैं, ठीक है। अब आपने देखा होगा कि कभी भी ग्रुप में अगर 4 लोग हैं तो 4 लोग इक्वल कंट्रीब्यूशन नहीं करते, ठीक है। अब उसमें जो है, हो सकता है कि एक इंसान बहुत सिंसियर हो, वो बिल्कुल जो है टाइम पे असाइनमेंट सबमिट करना चाहता है, और कुछ लोग हैं जो, ठीक है, वो चिल रहते हैं, वो ज्यादा उनको टेंशन नहीं होती है, और अगर लास्ट मिनट तक भी चीजें स्ट्रेच हो, दे आर रेडी टू डू इट, राइट। तो जो इंसान बहुत सिंसियर है उसको टेंशन होने लग जाएगी कि हमने असाइनमेंट नहीं किया है एंड ऑल ऑफ दिस थिंग्स, राइट। तो अल्टीमेटली व्हाट एंड्स अप हैपनिंग, कि जो इंसान सबसे ज्यादा सिंसियर होता है वो सबसे ज्यादा मेहनत कर लेता है उस चीज में, और जो बाकी लोग हैं जो थोड़े से लेजी हैं और मे बी वो ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हो ये काम करने में, उसको भी उस दूसरे इंसान की मेहनत का फायदा मिल जाता है, राइट। क्योंकि अब ग्रुप असाइनमेंट है, तो असाइनमेंट जैसा भी होगा सबको सेम सेम ही मार्क्स मिलने वाले हैं, राइट। अनलेस कोई और तरीका टीचर ने डिवाइस किया हुआ है, ठीक है, तो ओवरऑल ग्रुप प्रोजेक्ट के हिसाब से टीचर मार्क्स देंगे। तो जो बाकी लोग हैं जिन्होंने कंट्रीब्यूट नहीं किया असाइनमेंट को पूरा करने में, दे विल बी फ्री राइडिंग ऑन द वर्क ऑफ द अदर पर्सन, राइट। इसको क्या बोलते हैं? फ्री राइडिंग प्रॉब्लम। कि आप बेनिफिट तो लेना चाहते हो लेकिन आप कॉस्ट पे नहीं करना चाहते, ठीक है। कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स मेकिंग दैट असाइनमेंट और डूइंग वट एवर वर्क इज रिक्वायर्ड, दैट इज अ कॉस्ट टू यू, राइट। तो इसीलिए यूजुअली द पीपल हु आर नॉट सिंसियर एंड सिंसियर, इन इस तरीके के लोगों का ग्रुप बना दिया जाता है। तो most of the students who are very quite sincere, they would like to work alone because that gives them independence, कि काम किया तो ही मैंने, तो भी मैंने किया, नहीं किया तो भी मैंने किया, राइट। तो उस इंसान को जिसने बेचारे ने बहुत मेहनत की है उसको बड़ी इरिटेशन होगी कि काम मैं कर रहा हूँ, फायदे सब ले रहे हैं, राइट। तो ये एक एक्चुअली क्या है, फ्री राइडर प्रॉब्लम है, ठीक है। इसका और एक अच्छा सा एग्जाम्पल ये देख सकते हो कि जैसे मान लो आप एक कॉमन प्लेस में रहते हो, ठीक है, यूजुअली जैसे अगर आप कॉलेज में रह रहे हो, अगर आप हॉस्टल्स में रह रहे हो, तो यू यूजुअली स्टे, यू मतलब ऑब्वियसली अंडरग्रेड लेवल पे यू डोंट गेट द प्रिविलेज टू स्टे अलोन, राइट। यू स्टे विद योर रूममेट्स और डॉर्म्स में रहते हैं या जो भी तरीके से, राइट। तो एवरीबडी वुड लाइक टू हैव क्लीनलीनेस अराउंड देम। साफ सफाई सबको अच्छी लगती है, लेकिन साफ सफाई करनी पड़ेगी ये सबको अच्छा नहीं लगता है, राइट। लेकिन अगर साफ सफाई हो जाए तो फायदे सबको हैं, बेनिफिट सबको इस चीज का मिलेगा, राइट। तो मे बी देर इज सम पर्सन जिसको बिल्कुल साफ सफाई जो है पसंद नहीं है, मतलब साफ सफाई करना पसंद नहीं है, साफ सफाई पसंद है, साफ सफाई करना पसंद नहीं है। लेकिन एक इंसान है जो बिल्कुल यू नो इफ द प्लेस इज नॉट क्लीन दे कैन नॉट सर्वाइव और दे फील वट एवर, ठीक है। तो वो इंसान जो है, बिकॉज वो उस तरीके की सिचुएशन में नहीं रह सकता, दैट पर्सन वुड लाइक टू क्लीन दैट प्लेस, ठीक है, बट एवरीबडी एल्स इज गोइंग टू टेक अ बेनिफिट ऑफ दैट। तो दैट ऑल्सो इज एन एग्जाम्पल ऑफ फ्री राइडिंग, कि आप किसी दूसरे के एफर्ट का बेनिफिट ले रहे हो बट आप उसकी कॉस्ट में हिस्सा नहीं ले रहे हो, ठीक है। तो सिमिलर लॉजिक यहाँ पे फायरवर्क के एग्जाम्पल में also हो सकता है कि आप पेमेंट करने को तैयार नहीं हो इस पर्टिकुलर शो के लिए, बट आप इसको देखने को तैयार हो, राइट। बिकॉज यू वुड एक्सपेक्ट कि चलो कोई और पे कर देगा, मैं क्यों पे करूं, इस तरीके से, ठीक है। इसीलिए यूजुअली जब कंट्रीब्यूशन की बात आती है रिलेटेड टू पब्लिक गुड्स, पीपल यूजुअली कंट्रीब्यूट लेस, या दे डोंट वांट टू कंट्रीब्यूट बट दे वांट टू एंजॉय ऑल द बेनिफिट्स। क्योंकि एक बार अगर कोई क्वांटिटी डिसाइड हो गई पब्लिक गुड की, तो वो तो हर इंसान उतनी ही क्वांटिटी को एंजॉय करने वाला है, ठीक है। तो फ्री राइडिंग प्रॉब्लम, या कोई भी इंसान जो है, फ्री राइडर कब बोलते हैं किसी इंसान को? फ्री राइडर, फ्री राइडर किसको बोलते हैं? जो फ्री में राइड करे बेसिकली, ठीक है। तो अ पर्सन हु रिसीव्स द बेनिफिट ऑफ द गुड of a good but
avoids paying for it. तो ये इंसान इस चीज की पेमेंट नहीं करना चाहता है, लेकिन इस चीज के जो बेनिफिट्स हैं उसको एंजॉय करना चाहता है, ठीक है। तो दैट इज बेसिकली द डेफिनेशन ऑफ अ फ्री राइडर, ठीक है, कि मजे हमें करने हैं लेकिन हमें जो है काम नहीं करना है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं फ्री राइडिंग, ठीक है। अच्छा जी, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में जो पब्लिक गुड्स का केस होता है वहां पे पीपल यूजुअली लाइक टू फ्री राइड, ठीक है। तो अब मान लो अगर कोई भी एजेंसी है या सरकार है वो ये डिसाइड करना चाहती है कि भाई हम फायरवर्क्स ऑर्गेनाइज करवाएं या ना करवाएं, तो इस केस में आपको क्या देखना पड़ेगा कि अगर सोशल वैल्यू, लोगों को जो वैल्यू मिलती है फायरवर्क देख के, अगर वो ज्यादा है फ्रॉम हाउ मच कॉस्टली इट इज टू ऑर्गेनाइज दैट फायरवर्क, तो गवर्नमेंट माइट डिसाइड कि ओके लेट्स हैव द फायरवर्क, राइट। सो व्हाट आर वी सेइंग, if the social value if the social value of the firework show is greater than the cost of producing it, तो भाई अगर वैल्यू किसी चीज की ज्यादा है देन द कॉस्ट, सो आइडियली व्हाट शुड हैपन, यू शुड प्रोवाइड फॉर दैट थिंग, राइट, producing it, then it would be efficient for the firework show to be produced. तो इस केस में अगर मान लो गवर्नमेंट को ये शो ऑर्गेनाइज करना है, अगर उसको पता है कि इसकी सोशल वैल्यू ज्यादा है इसकी कॉस्ट से, तो सरकार क्या कर सकती है, अपनी तरफ से वो जो शो है वो ऑर्गेनाइज कर सकती है और उसकी कॉस्ट रिकवर करने के लिए वो जो भी सिटीजन्स हैं उस एरिया की उनसे थोड़ा बहुत टैक्स कलेक्ट कर सकती है। और आप लोगों को ऑप्शन मत दो, ऑप्शनल नहीं रखो ये टैक्स ऑटोमेटिकली उनके जो भी आपके उनके उनके इनकम सोर्स हैं उनसे डायरेक्टली जो है आप डिडक्ट कर लो, ठीक है। सो व्हाट कैन हैपन, the local government जो भी है, they can sponsor the show and they can charge each of its citizens with part of the cost. In some form of tax, right? And in that logic only government, so ये भी एक logic है of collecting tax, because if you ask people to pay for it, if you keep it optional, nobody would like to have it, right? Nobody would like to pay for it because everybody will think कि अगर कोई भी पेमेंट कर रहा है और उससे कोई पब्लिक गुड अगर प्रोड्यूस हो रहा है तो फायदा सबको मिलेगा, लेकिन कंट्रीब्यूशन शायद मेरे को ना करना पड़े। तो अगर आप इस तरीके की चीजें लोगों के लिए ऑप्शनल रखते हो तो यूजुअली पीपल कंट्रीब्यूट लेस देन व्हाट इज रिक्वायर्ड, ठीक है, देन हाउ मच दे वैल्यू दैट पर्टिकुलर गुड, ठीक है। तो इसलिए इस तरीके की चीजों में आप मैंडेटरी करते हो चीजों को इम्प्लीमेंट करने के लिए, ठीक है। ऑल राइट, तो इस तरीके की चीजें जो हैं, इसीलिए जैसे और तरीके के पब्लिक गुड्स के जो हमारे एग्जाम्पल्स थे जिसमें हमने क्या देखा था, नेशनल डिफेंस हो गया, नॉलेज ट्रांसफर हो गया, रिसर्च हो गया, इस तरीके की चीजों में लोग फ्री राइडिंग करना ज्यादा पसंद करेंगे रादर देन कंट्रीब्यूटिंग फॉर इट। सो सरकार इन चीजों को खुद स्पॉन्सर करती है और उसकी जो कॉस्ट है वो इन द फॉर्म ऑफ टैक्स इट कलेक्ट्स फ्रॉम पीपल, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली द मेन आइडिया, ऑलराइट। तो ओके, चलो, तो ये तो एक सिचुएशन हो गई। अब इसके बाद मान लो सरकार जो है या कोई भी इंसान है ये चाहता है कि हमें अगर ये डिसाइड करना है कि हमें कितना पब्लिक गुड प्रोवाइड करना चाहिए, ठीक है, कितने रोड्स होने चाहिए या कितनी रिसर्च होनी चाहिए, कितनी पब्लिक यूनिवर्सिटीज होनी चाहिए, ये सब तरीके की चीजें कितनी होनी चाहिए, ठीक है, मतलब क्वांटिटी अगर डिसाइड करो
तो अगर कोई प्राइवेट गुड होता तो हमारा क्या है, कोई डिमांड कब होता लोगों का, और एक प्राइवेट प्रोड्यूसर्स हैं तो वो सप्लाई कब होता, और जो भी प्राइस और जो सप्लाई और डिमांड के इंटरसेक्शन होता, वहां से मेरे पास एक क्वांटिटी आ जाती और एक प्राइस आ जाता, ठीक है। लेकिन पब्लिक गुड के लिए इस तरीके का तो कोई मार्केट नहीं है मेरे पास, तो हम लोग कैसे डिसाइड करें कि कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस होनी चाहिए, राइट। तो बेसिकली ये चीज को डील करने के लिए हम जो है क्या करते हैं, देर इज समथिंग कॉल्ड कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। एंड मोस्टली बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो टेकअप होते हैं, जो सरकार भी करती है या कोई भी प्राइवेट फर्म करती है, वो उस प्रोजेक्ट की कॉस्ट को एनालाइज करते हैं और उस प्रोजेक्ट के पोटेंशियल बेनिफिट्स को एनालाइज करते हैं और उसके बेसिस पे डिसाइड करते हैं कि क्या हमें ये प्रोजेक्ट टेकअप करना चाहिए। क्या पता इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट इतनी हो और बेनिफिट बहुत कम हो, तो देर इज नो सेंस इन टेकिंग अप दैट प्रोजेक्ट। या फिर कोई पब्लिक गुड है, उसको प्रोवाइड करने की कॉस्ट बहुत ज्यादा है लेकिन बेनिफिट लोगों के दिमाग में बहुत कम है, तो क्या कर सकते हैं, देन people would or the government would like to provide a very small quantity or maybe no quantity of that particular public good, right। तो अब ये कैसे करते हैं, ठीक है। तो to decide whether or not the government should fund a public good, गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट must conduct a study of the total benefit and costs of providing a public good। तो कितनी आपको कॉस्ट लग रही है और कितना आपका बेनिफिट है, उस बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हो कि कितना पब्लिक गुड आपको प्रोवाइड करना है या कोई पब्लिक गुड प्रोवाइड करना भी है कि नहीं करना है, ठीक है। बट ये चीज करना इतना आसान नहीं है जितना बोलना है इसको बहुत आसान है कि हाँ कर लो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, इट्स नॉट सो इजी, राइट। तो व्हाट कुड बी द प्रॉब्लम विद द कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डू, क्योंकि आपको अगर किसी भी पब्लिक गुड का बेनिफिट अगर एनालाइज करना है तो आपको क्या सोचना पड़ेगा कि लोगों के दिमाग में इस पर्टिकुलर गुड की वैल्यू क्या है। मान लो किसी को, सरकार ये चाहती है या सोच रही है कि भाई हमें नेबरहुड में एक प्लेग्राउंड ओपन करना है कि नहीं, ठीक है। तो उनको क्या देखना पड़ेगा कि भाई लोगों के दिमाग में या लोगों की असली वैल्यू ऑफ हैविंग अ प्लेग्राउंड नियर देयर रेजिडेंस क्या होगी, राइट। तो आपको कैसे पता चलेगा लोग कितना वैल्यू करते हैं प्लेग्राउंड को, मॉनेटरी टर्म्स में आप उसको कैसे मेजर करोगे, ठीक है। मान लो आपने लोगों से क्वेश्चनेयर्स के थ्रू पूछ लिया कि आप बताओ आपकी वैल्यू, आपके दिमाग में वैल्यू क्या है, आप अगर पे करोगे, अगर आपको बोला जाए कि अगर आप इस गुड को अगर कोई प्लेग्राउंड खोलना है सोसाइटी में तो आप कितना पे करने को तैयार हो, राइट। तो कोई भी इंसान क्यों बोलेगा मैं पे करने को तैयार हूँ, एवरीबडी वुड लाइक टू हाइड देयर ट्रू वैल्यूएशन, राइट, बिकॉज देयर इज नो इंसेंटिव फॉर देम टू टेल द ट्रूथ, राइट। क्योंकि they would not like to basically pay for that good because they know कि हाँ they can enjoy the benefit but they don't want to take a part of the cost, right। So that is precisely the reason why people don't reveal their true valuation for public goods, okay। Yeah, so basically, first thing that comes up in doing this entire cost benefit analysis is it's very difficult to understand what is the benefit of something, ठीक है, कि क्योंकि लोगों के मन में एक्चुअली क्या चल रहा है वो रिवील हो पाना बड़ा मुश्किल है, ठीक है। पहली बात तो यू नो क्वांटिफाइंग benefits is difficult using the results from a questionnaire, क्योंकि क्या ही इंसेंटिव है लोगों के पास
सच बताने का, राइट? एंड समटाइम्स द काइंड ऑफ क्वेश्चंस दैट आर बीइंग आस्क्ड कि आप कितना पे करना चाहोगे, तो मे बी यू नो वो बहुत ही वियर्ड से फिगर्स दें कि मैं तो भाई 1 लाख पे करने को तैयार हूँ, बट एक्चुअली अगर उनसे पे करने को बोला जाए तो वो बिल्कुल भी कुछ भी नहीं पे करेंगे, राइट? तो you might get very absurd answers from, if you try to quantify these benefits from questionnaires. Second thing, जो भी आपके respondents हैं, they have very little incentive to tell the truth. तो सच बताने का बहुत ही कोई बेसिकली इंसेंटिव नहीं है इनके पास, तो इसीलिए बेनिफिट्स को इस तरीके से मेजर कर पाना बड़ा मुश्किल है, ठीक है? अच्छा जी, तो जैसे यू नो फॉर एग्जाम्पल, मान लो आप एक ऐसी सिचुएशन को डिस्कस कर रहे हो कि मान लो एक रोड है यहाँ पे, ठीक है? अब ये रोड पे ना मतलब बहुत सारे एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, ठीक है? तो लोग सोच रहे हैं कि क्या, सरकार सोच रही है कि क्या यहाँ पे हमें एक स्टॉप साइन लगा देना चाहिए, ठीक है? जिससे या स्टॉप या बी केयरफुल, रिस्की रोड अहेड, समथिंग लाइक दैट, ठीक है? तो अब इस साइन को लगाने के लिए कोई कॉस्ट लगेगी, ठीक है? और ये साइन लग जाएगा तो इसकी कोई कॉस्ट होगी, ऑब्वियसली वो कॉस्ट मेजर करना बहुत आसान है। क्यों? भाई ये स्टॉप साइन लगवाने में जो भी लेबर लगेगी या इसका जो भी मटेरियल होगा वो सब कॉस्ट हम लोग मेजर कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन अब इसके जो बेनिफिट की बात आएगी, तो अब इस स्टॉप साइन को लगाने से बेनिफिट क्या होगा कि मे बी पोटेंशियली पहले 100 एक्सीडेंट्स हो रहे थे, तो अब हो सकता है कि लोग स्टॉप साइन को थोड़ा देख के थोड़ा केयरफुल हो जाएं, मान लो 90 एक्सीडेंट्स आप अवॉइड कर सको, ठीक है? तो अब अगर एक्सीडेंट अवॉइड होता है तो किसी एक इंसान की जिंदगी बचती है, राइट? तो बेनिफिट क्या हुआ इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन लाइफ, राइट? कि ह्यूमन लाइफ जो है वो सेव हो रही है, ह्यूमंस की जो लाइफ है वो आप प्रोटेक्ट कर रहे हो, ठीक है? तो तो अब सवाल ये आ गया कि ह्यूमन लाइफ को बचाने की वैल्यू कितनी है? तो अगर मेरे को बेनिफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा तो मेरे को ये देखना पड़ेगा कि किसी भी एक ह्यूमन की लाइफ की वैल्यू क्या है, ठीक है? तो मैं यहाँ बैठ के मान लो सम एक्सीडेंट हैज हैपेंड, राइट? और मान लो किसी को मुआवजा देने की बात है, कोई एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो गया है, और सरकार यूजुअली कुछ अगर इस तरीके की एक्सीडेंट होती है तो लोगों को कॉम्पनसेशन देती है, तो कॉम्पनसेशन में वो कुछ मनी देते हैं, राइट? तो आप क्या कहोगे कि भाई वो मनी जो है क्या वो उस इंसान की लाइफ की वैल्यू है? नहीं ना। क्योंकि अगर आप मुझसे पूछोगे कि मेरी लाइफ की मेरे मन में क्या वैल्यू है, हर इंसान की दिमाग में उसकी लाइफ की वैल्यू तो इनफाइनाइट है ना, मतलब हर इंसान, कोई इंसान मरना थोड़ी चाहता है, राइट? nobody wants to die, and the people who are sick, they are ready to give up everything to live for a longer period of time, right? So human life is invaluable, तो उसको मनी टर्म्स में कैसे कन्वर्ट करोगे, राइट? तो ये कितना बड़ा चैलेंज है। तो आप ये सोचो कि जब लोग डिसाइड करते होंगे कि मान लो कोई अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है तो इस इंसिडेंट में हम लोग इतना कॉम्पनसेशन करेंगे, सम पीपल माइट फाइंड इट वेरी वेरी इंसल्टिंग कि क्या इस इंसान की जो लाइफ है उसकी वैल्यू सिर्फ इतने 100 एंड 100 रुपीज थी? क्योंकि आप किसी की फैमिली से पूछो कि उसके फैमिली मेंबर की लाइफ की क्या वैल्यू है, इट्स इनवैल्यूएबल, राइट? तो उस चीज को आप मॉनेटरी टर्म्स में तो नहीं मेजर कर सकते हो, राइट? तो ये कितना बड़ा चैलेंज है किसी भी इंसान की लाइफ को वैल्यू करना, राइट? तो ये तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में बहुत बड़ा चैलेंज हो गया, राइट? So these are some sort of challenges that people face while doing this cost benefit analysis, especially when human life और किसी भी चीज को मेजर करना जो मार्केट में नहीं बिकती है, राइट? जैसे मान लो मार्केट फॉर, जैसे क्या होता है कि मार्केट फॉर ऑर्गन्स हो गया, ठीक है? ऑर्गन्स माने कि किसी को मान लो कोई डिजीज है, ठीक है? उसके लिए कोई ह्यूमन ऑर्गन को ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, ठीक है? तो ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा तो कोई डोनर चाहिए, ठीक है? कोई डोनर चाहिए, कोई डोनेट करेगा उस ऑर्गन को और बदले में वो चीज आपकी बॉडी में रिप्लेस हो जाएगी, राइट?
तो जिस इंसान को वो चीज मिल रही है, जिस इंसान को वो ट्रांसप्लांट होने वाला है, उस इंसान के लिए उस ऑर्गन की वैल्यू कितनी होगी, राइट? इट्स इनवैल्यूएबल। तो एक मॉनेटरी टर्म्स में उस ऑर्गन की वैल्यू दे पाना, या जो भी उस चीज को डोनेट कर रहा है उसको एक मॉनेटरी कॉम्पनसेशन डिसाइड कर पाना, दैट इज वेरी हार्ड थिंग टू डू, राइट? तो जो भी इस तरीके के केसेस हैं, यू you नो know, ये कितने प्रॉब्लमेटिक होंगे या कितना मुश्किल होगा इस तरीके की चीजों को वैल्यू कर पाना, राइट? जैसे what is the value of having a clean environment, right? Sometimes we might not feel बहुत सारी चीजें जो है, अब जैसे मान लो दिल्ली में बहुत पोल्यूशन है, some people don't like the kind of air that we are breathing in, they might have some bodily issues, सांस लेने में कुछ प्रॉब्लम होगी, आईज में इरिटेशन होगी, हेडेक होगा, कुछ भी होगा, जो भी रीजंस है, ठीक है? तो मे बी यू नो दैट पोल्यूशन इज वेरी वेरी हार्मफुल फॉर अस, बट वो इतना स्लोली स्लोली हमारे अंदर जा रहा है कि हमें मे बी फील ना होता हो कि बहुत ज्यादा हमारे लिए डैमेजिंग है। तो इस तरीके की चीजों में बेनिफिट कॉस्ट ये सब एनालाइज करना बहुत एक डिफिकल्ट टास्क हो जाता है। तो ये सारे चैलेंजेस हमें फेस करने पड़ते हैं जब भी हम कोई पब्लिक गुड के प्रोविजन के बारे में बात करते हैं, और जहां पे हमें कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना होता है, ठीक है? तो these are basically, the challenges that we face while, deciding how to value life, how to value a clean environment, how to value a clean water, something like that, ठीक है? तो ये जो है इस तरीके की प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं कब, जब भी हम लोग पब्लिक गुड्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है? अच्छा जी, तो ये तो एक चीज हो गई, ठीक है? तो हमने क्या डिस्कस कर लिया कि पब्लिक गुड्स के केस में फ्री राइडिंग प्रॉब्लम क्या होती है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है? नेक्स्ट थिंग इज ये कॉमन रिसोर्स के केस में किस तरीके के चैलेंजेस हमें फेस करने पड़ते हैं, क्या क्या तरीके के फिनोमिना देखने को मिलते हैं। तो उसमें एक बहुत पॉपुलर फिनोमिना है जिसको बोलते हैं ट्रेजिडी ऑफ द कॉमन्स, ठीक है? तो ये क्या चीज है अब देखते हैं, ठीक है? तो कॉमन रिसोर्स जो है, अगर मान लो मैं एक बार उसको डिफाइन करूं, कॉमन रिसोर्सेज, तो कॉमन रिसोर्स क्या है? एक इस तरीके का गुड है जहां पे क्या हो रहा है, नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी है। इट इज नॉन एक्सक्लूडेबल, मतलब यू कांट स्टॉप पीपल फ्रॉम कंज्यूमिंग अ कॉमन रिसोर्स, बट देर इज राइवलरी, देर इज राइवलरी, ठीक है? मतलब जितना ज्यादा वो गुड यूज हो रहा है वो बाकियों के यूसेज के लिए उतना ही खराब हो रहा है, ठीक है? या इसकी वैल्यू जो है वो डिमिनिश हो रही है, ठीक है? तो मान लो जैसे फॉर एग्जाम्पल एक पीस ऑफ लैंड है, ठीक है? अब पहले मैं बता रही हूँ ट्रेजेडी ऑफ द कॉमन्स क्या होता है। ये एक पीस ऑफ लैंड है, ठीक है? यहाँ पे ना बहुत सारे पेड़ हैं, ठीक है? बहुत सारे पेड़ हैं। अब मान लो ये पेड़ जो, अब ये कोई कॉमन एरिया है, मान लो किसी की कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है। किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी अगर होती और अगर कोई दूसरा इंसान ये पेड़ जो है मान लो काट रहा होता, तो वो भाई पुलिस को फोन करेगा, दिस पर्सन इज ट्रेसपासिंग इन माय प्रॉपर्टी, सो प्लीज कम एंड गेट दिस पर्सन रिमूव्ड फ्रॉम दिस पीस ऑफ लैंड, ठीक है? तो ये हो जाएगा। अगर वो कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी होती, लोग एंटर ही नहीं करने देंगे ना अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी में, आप अंदर कैसे आ गए हमारी प्रॉपर्टी में, राइट? लेकिन ये कोई कॉमन एरिया है, तो जिसकी जो मर्जी आए वो आए और जो करना है करे, ठीक है? तो धीरे धीरे मान लो क्या होगा कि इस यहाँ पे आसपास के लोग हैं, कोई भी एक इंसान आया और उसको जो भी उसको पेड़ काटने थे उसने काटे और वो पेड़ लेके चला गया। धीरे धीरे क्या होगा, आस पड़ोस के लोग आते जाएंगे, पेड़ काटते जाएंगे, काटते जाएंगे, काटते जाएंगे, तो क्या हो गया, धीरे धीरे ये सारे पेड़ कट गए, ये पूरा बिल्कुल खाली मैदान हो गया, ठीक है? अब मान लो ट्रीज गेट ओल्ड, तो उनको आप हटा सकते हो, लेकिन जब आप पेड़ हटा रहे हो तो आपको पेड़ लगाने भी चाहिए, राइट? तो कोई इंसान जो काट रहा है पेड़, ठीक है, और फिर सोचेंगे कि ठीक है अब पेड़ लगाने चाहिए, तो पेड़ लगाते टाइम वो क्या सोचेगा, मैं क्यों लगाऊं, वो लगाए, मैं क्यों कॉस्ट पे करूं, वो लगाए, ठीक है ना? ऐसे ही तो होता है ना। तो मतलब दिस इज हाउ पीपल थिंक इन दीज थिंग्स, राइट? तो एक तरीके से क्या हो रहा है, बिकॉज आप किसी को एंट्री करने से रोक नहीं सकते, तो जिसका जो मन आ रहा है वो कर रहा है, ओवर यूज कर रहा है बेसिकली, ठीक है? मान लो ये किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है जिसमें पेड़ लगे होते हैं, तो वो क्या करता, थोड़े पेड़ काटता जो बहुत ओल्ड हो गए हैं या जिसका काम हो गया है, और फिर वो रीप्लांटेशन भी करता, वो नए पेड़ भी लगाता, राइट? अगर वो किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी होती।
लेकिन बिकॉज ये कॉमन प्रॉपर्टी है तो क्या हो रहा है, लोग सिर्फ पेड़ काट रहे हैं लेकिन कोई लगा नहीं रहा। क्यों? क्योंकि पेड़ लगाने में कॉस्ट लगती है। तो वो बोल रहे हैं कि यूज सब करेंगे, कल को वो जो मैंने पेड़ लगाया वो तो मैं ही काटना चाहती हूँ या काटना चाहता हूँ, लेकिन उसके पैसे मैं क्यों पे करूँ। तो इस चक्कर में क्या होगा, ये पूरा जो मैदान है ये बिल्कुल खाली हो जाएगा। तो एक तरीके से क्या हुआ, बिकॉज ये कॉमन प्रॉपर्टी थी, देर वॉज नो डिफाइंड सेट ऑफ पीपल हु कैन यूज इट, सो क्या हो रहा है, ओवर यूज हो रहा है। सेम थिंग कैन बी विद अ पीस ऑफ वाटर बॉडी, जो यहाँ पे हमारे इसके साथ हुआ है, ये वाटर बॉडी के साथ भी हो सकता है, जैसे कि हमने कल भी डिस्कस किया था पिछले लेक्चर में, कि अगर कोई वाटर बॉडी है, ठीक है, अब जब भी कोई वाटर बॉडी हो, अब मान लो यहाँ पे बहुत सारी फिशेज हैं, ठीक है, तो ठीक है, फिशेज को हार्वेस्ट करने का कोई एक अप्रोप्रिएट रेट होता है कि ठीक है चलो आपने मान लो इस पूरे तालाब में 50 फिशेज हैं, तो आपने 25 फिश निकाल ली, बची हुई 25 फिश जो बची वो दोबारा से उनको रीग्रोथ होगी, तो फिर से वो दोबारा 50 हो गई, तो अगले सीजन में आपने फिर से 25 हटा ली। ये क्या है, एक सस्टेनेबल रेट है कि आप हार्वेस्टिंग कर रहे हो, ठीक है, और दोबारा से उनको रीजनरेट होने का भी मौका दे रहे हो, राइट। लेकिन फिर से अगर ये कोई एक कॉमन प्रॉपर्टी होती तो क्या होता, सब लोग सिर्फ फिशिंग करने पे ध्यान देते, कोई ये नहीं सोचता कि चलो ठीक है 25 फिशेज रहने देते हैं। लोगों को क्या डर लगता, अगर मैंने यहाँ पे 25 फिशेज छोड़ दी तो दूसरा इंसान आके वो 25 को भी हार्वेस्ट कर लेगा, तो उससे पहले कि वो उसको हार्वेस्ट करे मैं ही हार्वेस्ट कर लेती हूँ। तो इस चक्कर में क्या हुआ, आपने ओवर फिशिंग कर दी, ठीक है, और वो जो ओवर फिशिंग हो गई उस चक्कर में क्या हुआ, कोई फिश बची ही नहीं कि वो दोबारा रीजनरेट हो जाए। तो ये वाटर बॉडी बिल्कुल बर्बाद हो गई। अब दोबारा इसमें फिश आएंगी ही नहीं अनलेस कोई अलग से बाहर से एफर्ट करके एग्स लेके आए और दोबारा से वो फिशेस को रीजनरेट करवाए। अब उसमें कॉस्ट लगती है, वो कॉस्ट कौन पे करेगा। मैं अगर सोचूं कि मैं वो कॉस्ट पे कर देती हूँ, लेकिन अब मैं वो कॉस्ट पे कब करूंगी, जब मेरे को पता है कि इसका फायदा भी मेरे को ही होगा। लेकिन फायदा तो मेरा नहीं हो रहा, फायदा तो सबका हो रहा है, तो मैं क्यों कॉस्ट पे करूं, राइट। तो जब भी कोई कॉमन प्रॉपर्टी होती है, कोई वेल डिफाइंड रूल नहीं है कि ये किसकी प्रॉपर्टी है, तो लोग इस तरीके के रिसोर्सेस को ओवर यूज करते हैं, और इसी फिनोमिना को बोलते हैं ट्रेजेडी ऑफ द कॉमन्स। तो जो भी कॉमन रिसोर्स है उनके साथ ट्रेजेडी हो गई है, ठीक है। तो ट्रेजेडी ऑफ द कॉमन्स क्या होता है, ट्रेजेडी ऑफ द कॉमन्स, ठीक है। क्या हो गया ट्रेजेडी ऑफ द कॉमन्स का मतलब क्या हुआ, ठीक है, क्या क्या मतलब है, दिस इज बेसिकली अ सिचुएशन that explains why common resources get used more than what is desirable from the standpoint of society as a whole। तो सोसाइटी एज अ होल जितना अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ यूसेज होना चाहिए इस जगह का आइडियली, ठीक है, उससे ज्यादा यूसेज अगर होता है तो उसको बोलते हैं ट्रेजेडी ऑफ द कॉमन्स, ठीक है। तो ये सिचुएशन काफी कॉमनली देखी जाती है, अगर कोई क्लियर कट इंसान डिफाइन नहीं है कि भाई ये इस इंसान की प्रॉपर्टी है, या ये इस कम्युनिटी की प्रॉपर्टी है, या ये इस पर्टिकुलर सोसाइटी की प्रॉपर्टी है, ठीक है, कोई ना कोई ओनरशिप होनी चाहिए। ओनरशिप चाहे कोई एक ग्रुप इसकी ओनरशिप ले, चाहे कोई एक कम्युनिटी इसकी ओनरशिप ले, या कोई एक इंडिविजुअल इस चीज की ओनरशिप ले, या सरकार इसकी ओनरशिप ले कि ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, और जिसको जिसको हम लाइसेंस देंगे इसमें एंट्री करने का, वो ही जो है इस चीज को यूज कर सकता है, ठीक है। तो जहां पे भी नॉन एक्सक्लूडेबल, लेकिन अगर वैसा कर दिया तो नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी खत्म हो गई। तो कॉमन रिसोर्स को बचाने का तरीका क्या है, कि उनको एक्सक्लूडेबल बनाओ, सबको एंट्री मत दो, जैसे ही सबकी एंट्री हुई सब बर्बाद हो जाएगा, ठीक है ना। ये सिचुएशन है, ऑल राइट। तो
दिस इज बेसिकली द इंटायर एनालिसिस। तो ये सारी चीजों को डिस्कस करके हमें एक चीज बहुत अच्छे से समझ में आती है, वो ये है कि अगर ये जो रिसोर्सेस थे, ये जो कॉमन रिसोर्सेस थे, अगर इनके लिए वेल डिफाइंड प्रॉपर्टी राइट्स होते, प्रॉपर्टी राइट्स डिफाइन होने का मतलब ये पता हो कि ये किस चीज, किस इंसान की प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। अगर वेल डिफाइंड प्रॉपर्टी राइट्स होते तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स को अवॉइड किया जा सकता था, राइट। तो what is the conclusion of all of this? It tells us how important property rights are. The importance of property rights. Okay, what is the importance of property rights? तो जो भी हमने दो डिस्कशन किए, किस किस चीज के, पब्लिक गुड्स एंड कॉमन रिसोर्स। इन दोनों ही केस में हमने क्या देखा कि हमें इनएफिशिएंट आउटकम देखने को मिलता है, आउटकम विच इज नॉट एफिशिएंट, ठीक है। एफिशिएंट लेवल पे ये गुड जो है सस्टेन नहीं हो रहा है फॉर बोथ पब्लिक गुड्स एंड कॉमन रिसोर्सेज। द मार्केट आउटकम का मतलब जो भी हमें मार्केट में देखने को मिल रहा है, जो भी चीजें एज इट इज हो रही हैं विदाउट अस डूइंग एनी इंटरवेंशन, द मार्केट आउटकम विल बी इनएफिशिएंट because of the presence of well-defined property rights. ठीक है, वेल डिफाइंड प्रॉपर्टी राइट्स नहीं है, इसीलिए हमें इनएफिशिएंट आउटकम्स जो है वो देखने को मिलेंगे, ठीक है। एंड बिकॉज वेल डिफाइंड प्रॉपर्टी राइट्स नहीं है, इसलिए हमें मार्केट फेलियर जो है वो देखने को मिल सकता है। मार्केट फेलियर एक ऐसी सिचुएशन है जहां पे मार्केट फेल्स टू प्रोवाइड द एफिशिएंट लेवल ऑफ आउटकम, ठीक है। तो बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग, दिस एब्सेंस of property rights can lead to a market failure. What does that mean? What does that mean? कि अब मार्केट ने अगर एफिशिएंट आउटकम देना बंद कर दिया है तो सरकार को पिक्चर में आना पड़ेगा, और मोस्टली इसीलिए सरकार ये सब चीजों को लेके पिक्चर में आती है, ठीक है। नेशनल डिफेंस सरकार के हाथ में क्यों है, बहुत सारी एजुकेशन, पब्लिक एजुकेशन सरकार के हाथ में क्यों है, यही सब रीजंस हैं। क्योंकि प्राइवेटली अगर लोगों के छोड़ दिया जाए लोगों पे तो कुछ नहीं होगा, इनएफिशिएंसीज आ जाएंगी, ठीक है। कोई एरिया अगर कॉमन लोगों पे छोड़ दिया जाएगा तो भाई उसका ओवर यूज होना बनता है, तो सरकार क्या करती है, ये सारी प्रॉपर्टीज अपने कंट्रोल में रखती है और लोगों की एंट्री अलाउड नहीं होती इस तरीके की चीजों में। बहुत सारे फॉरेस्ट जो है वो प्रोटेक्टेड हैं, राइट, दे कम अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट, व्हाई, बिकॉज दे वांट टू प्रोटेक्ट इट, अदरवाइज इफ यू कीप इट open for public they will overuse it, they will ruin it, they will have no responsibility for it, right? So what does that mean? It means that government can improve the allocation of resources in these cases and increase the economic well-being of the citizens. तो सरकार क्या बोलती है कि भाई आप अपने लेवल पे डिसीजन मेकिंग के लायक नहीं हो, क्योंकि आप बहुत इंडिविजुअलिस्टिक सोचते हो, ठीक है। आप ये नहीं सोचोगे कि ये बाकियों के लिए कितना अच्छा है, तो हमें ये चीज अपने कंट्रोल में लेनी पड़ेगी और फिर आपके बिहाफ पे हम डिसीजन मेकिंग करेंगे, ठीक है। एंड दैट एसेंशियली इज बेसिकली द एंटायर आइडिया ऑफ गवर्नमेंट, कि यू आर अपॉइंटिंग समवन टू टेक डिसीजंस ऑन योर बिहाफ, राइट। तो all of this discussion tells us how important it is to have a well defined property right, well defined
पता होना चाहिए कि ये इस इंसान की प्रॉपर्टी है, तो अगर उस प्रॉपर्टी को कोई डैमेज होता है तो दैट पर्सन कैन टेक एनी एक्शन अगेंस्ट यू. सो यू आर अ लिटिल fearful and you don't overuse it, you don't you know waste that particular good. Okay, so yeah, this was basically our entire analysis on public goods. ठीक है, ये मेजर टॉपिक्स हैं. तो now what are we left with? So basically now your last unit wherein we have to discuss the strategic interaction and everything that is pending. So we'll try to wrap that up also as soon as possible. Okay. So all right, thank you so much guys. I hope you enjoyed the lecture, and in case there are any doubts, feel free to post it in the comment box. And so because we are getting some of the messages, so basically this is the course Introductory Microeconomics. Some of you might have a GE course जिसमें कुछ units common है, but that course has a little different syllabus. थोड़ा सा different है, आपकी कुछ units common है, but not everything. ठीक है, so please see that accordingly. Okay, all right, thank you so much, have a good rest of your day. Bye bye.